हमारे साथ इस समय खास पंचायतें, पंचायत, प्रेम और मौत और उसके बीच में है गोत्र खड़ा। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ चार बिल्कुल अलग अलग राय रखने वाले लोग हैं और हमारे साथ रोहतक से हैं जगमती सांगवान, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए और सामाजिक संघर्ष में वर्षों से लगी हैं हरियाणा में। हमारे साथ हैं जाने माने धार्मिक धर्म के विद्वान पंडित रामनारायण शर्मा। हमारे साथ हैं नरेश कादियान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा और उसको आज खारिज कर दिया गया उनकी याचिका को। और हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की वकील हैं किरण सिंह। रामनारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि हमारे सारे शास्त्रों में इतनी अलग अलग संहिताएं हैं, अलग अलग सूत्र हैं, स्मृतियां हैं, कोई एक साफ दो टूक राय नहीं है गोत्र को लेकर? सपिंडी के लिए तो है, लेकिन गोत्र को लेकर भ्रम की, कंफ्यूजन की, इसलिए अलग अलग राय रखने की गुंजाइश बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, गौतम धर्म सूत्र 7 कहता है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। शब्दार्थ चिंतामणि कहती है एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, मनुष्य का विवाह होता है, उसे संतान उत्पत्ति करने का धर्म है और संतान उत्पत्ति के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि अपने पितृ लोगों को मोक्ष प्राप्ति कराना। पितृ की मृत्यु के बाद उनके लिए सपिंडीकरण श्राद्ध तर्पण करना, यह वही व्यक्ति कर सकता है जो शुद्ध रूप से, शुद्ध वैवाहिक रूप से जो रामनारायण जी, मैं अंधा होता है। रामनारायण जी नहीं, मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं देखता है। मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास बहुत लंबी धार्मिक दार्शनिक उसके लिए समय भी नहीं है, ये उसका मंच भी नहीं है, हम अधिकारी नहीं, कम से कम हम नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा संविधान, जहाँ जहाँ धर्मों से संबंधित कानून बने हैं हमारे संविधान में, वो उन धर्मों की सभी शास्त्रों का अध्ययन करके बने हैं। जिस हमारे हिंदू विवाह कानून में सपिंडी विवाह की मनाही है, उसमें सगोत्री विवाह की मनाही नहीं है। जाहिर है कि कानून बनाने वालों ने इन चीजों का अध्ययन किया था, उन्होंने शास्त्रों से सपिंडी विवाह को लिया, सगोत्र को नहीं लिया, तो कोई कारण होगा। जितने भी अदालतों में ये मामले गए हैं, चाहे वो 65 साल पहले महाराष्ट्र में गया हो हाईकोर्ट के सामने, या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यहाँ गया हो और दूसरे हाईकोर्ट में, किसी ने भी इसको गैर कानूनी नहीं माना, सिर्फ सपिंडी को माना। मैं कानून से ऊपर तो बात नहीं करूंगा। हमारी विद्वत परिषद जो है बनारस में है, काशी विश्वविद्यालय में है, उन विद्वत परिषद से राय ली जाए, वो स्पष्ट बताएंगे कि कहाँ क्या लिखा पड़ा है। चलिए, ये सुझाव अच्छा है कोर्ट में। जी। लेकिन इस बीच एक और इस चर्चा के बीच में एक घटना को लाना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, तब हमें समझ में आएगा कि ये मामला गंभीर कितना हो जाता है। हम लोगों के लिए चर्चा का हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदगी और मौत का बन जाता है। एक तरफ प्रेमी जोड़ों को इसलिए मौत की सजा दे दी जाती है कि वो शादी करते समय गोत्र नहीं देखते, तो दूसरी ओर जाति छोड़कर दूसरी जाति में प्रेम और शादी करने वालों के लिए भी समाज उतना ही बेरहम है और खुद उनके माँ बाप भी बेरहम हो जाते हैं। हम यहाँ जो कहानी आपको बताने या दिखाने जा रहे हैं, उसमें तो प्रेमी प्रेमिका ने बिहार में जाति से बाहर शादी की और बचने के लिए पंजाब चले आए, लेकिन समाज के ठेकेदार, उनके अपने रिश्तेदार पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए और दोनों को बेहद क्रूरता से मारा। हम इन पति पत्नी के सिर्फ पांव ही आपको दिखा सकते हैं, वो पांव जिन्होंने जिंदगी भर साथ चलने की कसम खाई थी, मगर इसी कसम के बदले उनके ही परिवार वालों ने उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऐसी बेरहमी की चेहरे देखकर कोई भी सहल जाए। बिहार के रहने वाले खुशबू और कमलेश पिछले 1 साल फगवाड़ा में छुप कर रह रहे थे। दोनों ने साल भर पहले घर से भागकर अंतर जातीय विवाह किया था। खुशबू के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और पुलिस का मानना है कि लड़के के पिता ने दोनों का कत्ल कर दिया। मुझे पता चला कि कमलेश खुशबू को वहाँ से भगावे लेके आए और इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई और इसका जो खुशबू का फादर है वो बहुत पैसा था, मतलब उसके फार्म में
के उसके खिलाफ हमने FIR नंबर 58 अंडर सेक्शन 302 IPC घटनास्थल की तस्वीरें इतनी विभत्स थी कि हम आपको दिखा नहीं सकते। खुशबू और कमलेश की हत्या किसी धारदार हथियार से गला काट कर की गई थी। पुलिस अब गुनहगारों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन गुनहगारों की गिरफ्तारी के बाद भी क्या उन्हें सजा मिल पाएगी, ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में प्रेमी जोड़ों और नवविवाहितों की इज्जत के नाम पर हत्या किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में एक प्रेमी युगल को करंट लगाकर जान से मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, लेकिन इज्जत के नाम पर हो रही इस तरह की हत्याओं के खिलाफ अभी तक किसी ठोस कार्रवाई का इंतजार है। प्रवीण शर्मा, CNEB, जालंधर। एक बार मैं फिर जगपति सांगवान के पास चलना चाहता हूँ। जगपति, ये जो दूसरी तरह की, यहाँ पे गोत्र मुद्दा नहीं था, या एक जगह जाति थी, दूसरी जगह स्टेटस था, गरीबी या आर्थिक अंतर जो था दोनों उसमें, और शायद जाति भी थी, ये क्या एक से दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं, गोत्र, जाति और स्टेटस? जी राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो जाति के, वर्ग के, लिंग भेद के सभी जो मामले हैं वो इनके अंदर बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और असल में एक चुनौती है हमारे समाज के सामने कि वो बदलते समय के अनुसार जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो उभर के आ रही है, जो भी मतलब किसी तरह की मत भिन्नता है चीजों के ऊपर, उनको वायलेंस, हिंसा से उनको डील करने की बजाय संवाद में आस्था रखे, एक दूसरे के लिए थोड़ी सी सहनशीलता रखे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, ताकि ये जो हिंसा इतनी जो स्पेस ले रही है इसको कम किया जा सके और चीजों का समाधान, किसी भी जटिल समस्या का समाधान जो है वो संवाद से ही सही निकलता है अंतिम तौर पे। और सभी को उसका आस्था रखनी चाहिए और माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्रति हिंसा बरतने की बजाय थोड़ा सा सहनशील हो, थोड़ा सा मतलब उनके पक्ष को भी समझे, थोड़ा सा माफी खाना भी रखे, थोड़ा सा मतलब ये स्पेस रखे कि दलील, अपील कोई भी उनकी जगह होनी चाहिए, कितना ही भावनात्मक मुद्दा हो। नहीं जी, ये हम जब आप देख रहे थे कि देखिए समाज को, हम लोगों को समस्या इस बात से होती है कि जब हिंसा होती है, जब हत्याएं की जाती है, चाहे वो अपने परिवार के लोग करें, अपने जाति के लोग करें, अपने गोत्र के लोग करें, या इन कारणों से हम ऐसा क्यों नहीं पाते कि वो सामाजिक संस्थाएं जिनमें खाप पंचायतें भी हैं, हमारे शर्मा जी विद्वत परिषद की, काशी की विद्वत परिषद की बात कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ कोई बहुत मजबूत आवाज उठाती है, वो उतनी तड़प ऐसी हत्याओं को रोकने, ऐसी हिंसा को रोकने में क्यों नहीं दिखाई देती जैसे परंपरा के तथाकथित बचाव में दिखाई देती? ऐसे जो सेम गोद की बात बार बार वही आती है कि सेम गोद में को बंदरा मेरे गोद का है तो मेरा जमाई नहीं बन सकता, वो तुम्हारे जमाने का कति कठोर है ये, उसमें तो बदलाव की आप गोद से बाहर नहीं जाएंगे, उसके बाद हमें तो दिक्कत है, बाहर बहुत ज्यादा बड़ा है। नहीं, गोद का भारत हम उसमें बचे उसी मान रहे हमारे गोद कैसे माना उसमें बचे? मैं कुछ और पूछा था थोड़ी ज्यादा, इनके हिसाब से गोत्र इतना बड़ा है, किसी आदमी के वजूद से ज्यादा बड़ा है, किसी लड़के लड़की जो इनको मार दिया जाता है उससे बड़ा उनका गोत्र है। मारा नहीं, मारने का काम तो जो भाई ज्यादातर खाप पंचायतें एक छोटी सी बात कह रही थी, बाकी भड़काव तो अपने आप आ जाता है और एक दबाव बन जाता है, एक ऐसा सामाजिक दबाव बन जाता है, पारिवारिक दबाव बन जाता है, पूरे परिवार का दबाव बन जाता है कि अगर परिवार को गांव में रहना है, जात के भीतर या गोत्र में रहना है, तो उसको इन बच्चों को निकालना पड़ेगा या उनको दुनिया से ही बाहर भेजना पड़ेगा। ये हुआ है, इसलिए भाईचारा हमारे हुआ हत्या का आदेश कोई खाप सीधे सीधे नहीं देती, लेकिन फरमान के बाद, इस मनाही के बाद हत्याएं हुई हैं और हुई है, इसीलिए इससे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि समाज में क्या है, अच्छाई ना तो लोग भूल जाते हैं, बुराई याद रखते हैं। एक जो खाप पंचायत जो अच्छे काम किया, हरियाणा शराबबंदी का जनक कौन है, हमारी खाप पंचायत रही, दहेज बंद किसने कराया, हमारी खाप पंचायत ने कराया, 18 साल का बालक गया और ये कन्या को रहता हमारी खाप पंचायत लोग रहे, समाज में नहीं मान लेते, बिल्कुल हम मानते हैं, हम खाप पंचायत के खिलाफ नहीं, लेकिन जब हम पाते हैं कि उनकी वजह से या उनसे प्रेरणा पाकर या उनसे शय पाकर
लोग हत्याएं कर रहे हैं, तो ये समस्या खड़ी होती है। वहाँ पर हम इसे और बात करेंगे, हमारे साथ 4 मेहमान हैं, लेकिन इस छोटे से विराम पर।